सत श्री अकाल पंजाबी रेडियो पंजाबी टीवी यूएसए वेख और सुन रहे सभी व्यूअर और लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में हर रोज की तरह साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों के ऊपर चर्चा होती है। करते हैं उनका प्रोग्राम में स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, गुरप्रीत। नमस्कार। नमस्कार जी। अगर हम खबरों का रुख करें तो सबसे पहली खबर अजीबो-गरीब मामले के साथ जुड़ी हुई है। पहले तो मंत्री पावर में बैठे हुए लोग एक भद्दा-सा बयान देते हैं, फिर उसको कवर करने के लिए कई लोगों की कुर्सी छीन लेते हैं। ये आज का नहीं चला आ रहा, बहुत स टाइम से चला आ रहा है। ऐसा ही अभी एक मामला सामने आया है जब एक एसडीएम सस्पेंड कर दिया जाता है एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए एक बयान को, जब वो सही बताता है कि हाँ, ये तो गलत किया है उस व्यक्ति ने। क्या अभी इस देश में अपनी बात को आज़ादी से रखने का भी अधिकार नहीं है एक अफ़सर को, एक जो सरकारी एम्प्लॉयी है? देखिए, ये मामला जुड़ा हुआ है इंदौर में 17 जो मौतें हुई हैं खराब पानी से। और उस वहाँ पर जो मौके पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री थे, कैलाश विजयवर्गीय, वो इंदौर से ही सांसद भी हैं, वो वहाँ मौजूद थे। और मीडिया के बहुत सीनियर पत्रकार अनुराग द्वारी ने उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने घंटा शब्द का इस्तेमाल किया और उनको वहाँ से उस उनके जो समर्थक आके अनुराग द्वारी के साथ बदतमीजी करने लगे। तो अनुराग द्वारी, सीनियर पत्रकार अनुराग द्वारी ने उसी समय उनको कहा कि ये कोई भाषा नहीं होती, आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 17 लोगों की जान चली गई है और आप घंटा घंटा कहकर बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उन्होंने उनकी भाषा पे बहुत तीखे तरीके से पत्रकार ने आपत्ति दर्ज की थी। उसका वही मामला था और उसी पर ही जो मौके के एसडीएम थे उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये गलत है। हालांकि जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने माफी भी मांगी अपने बयान के लिए बाद में। जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, लोगों ने उनके ऊपर चूड़ियां फेंकी और उनको उनके मुर्दाबाद के नारे लगे, तब उन्होंने माफी भी मांगी। और इसी बयान को ही वहां के एसडीएम ने एक जो उज्जैन के एक एसडीएम थे, उन्होंने ये बात बोल दी कि हाँ, ये तानाशाही जैसा है। तो अब उनको सस्पेंड कर दिया गया है। यानी कि खुद वो अपने बयान के लिए माफ़ी माँग रहे हैं और उन्होंने इतना घटिया बयान भी दिया, पत्रकार से भी डाँट खाई और उसी बयान के लिए सस्पेंड किसको कर दिया? एसडीएम को। अरे भाई, आप अपनी ज़ुबान के ऊपर काबू रखिए। इतना सेंसिटिव मामला, आपके शहर में 17 लोगों की पानी पीने के कारण डेथ हो जा रही है और आप जी। सस्पेंड किसको कर दे रहे हैं? एसडीएम को। किसके लिए? कि उसने मेरे बयान को तानाशाही कह दिया। ये बड़ा अजीबो-गरीब मामला है। और मतलब आपने सही कहा कि अब करे कोई और भरे कोई। यानी कि जो इसमें देखें तो केंद्रीय मंत्री की गलती है और उसकी सज़ा भुगत रहा है वहाँ का एसडीएम। जी, बिल्कुल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही बलि लेते आए हैं, लेकिन इस पे बोलना ज़रूर चाहिए। क ओपनली जब हम बात करेंगे तभी तो वो शर्म खाएँगे। वैसे भी शर्म बेच खा चुके हैं इस देश के जो नेतागण हैं। आगे बढ़ें तो उधर यूपी की बात करते हैं। एसआईआर वहाँ पर जब लागू होती है तो जानकारी निकल के ये आ रही है कि हर 5वाँ वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है। हाँ जी, ये एक बिल्कुल अजीबो-गरीब जानकारी है। और अगले साल 2027 में वहाँ पर चुनाव है। अब 1 साल चुनाव का रह गया है। ठीक पंजाब के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी चुनाव होता है और सबकी निगाहें टिकी रहेंगी क्योंकि भारत के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है। लेकिन वहाँ पर एसआईआर जो हुआ है, उसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम काट दिए गए हैं। तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर बचे हैं। 2 करोड़ 89 लाख, यानी कि पौने 3 करोड़ के आसपास वोटरों के नाम काट दिए गए। 15 करोड़ के आसपास वोटर, साढ़े 15 करोड़ के आसपास जो वोटर उत्तर प्रदेश में थे। अब ये इतने नाम कटे हैं, 2 करोड़ 89 लाख बहुत बड़े संख्या होती है। मतलब पंजाब के वोटरों से ज़्यादा ये संख्या है। तो ये गए कहाँ पर? सवाल तो ये है। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनमें से 30 से 40 लाख, हाँ, एक नंबर भी है, 46 लाख लोग चलो इसमें मृत पाए गए, जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन बाकी के 2.5 करोड़ वोटर कहाँ गए? ये एक एक बड़ा सवाल है ना। 2.5 करोड़ वोटर अगर आप देखेंगे तो मेरे को लगता है कि उन्होंने ज़्यादातर ने माइग्रेशन, जिनके नाम कटे, माइग्रेशन किया। और उसमें माइग्रेशन, हम सबको पता है कि जो सूबे थोड़े से डेवलप्ड हैं उनमें ही गए होंगे। उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन हुई है वो मेरे को लगता है कि हरियाणा में हुई है, पंजाब में हुई है, दिल्ली में हुई होगी, थोड़ा मुंबई की तरफ भी गए होंगे, नो डाउट।
तो ये जो माइग्रेशन अब ये जो जहाँ पर माइग्रेशन हुई है पंजाब, हरियाणा, ये छोटे-छोटे सूबे हैं। उत्तर प्रदेश के मुकाबले तो बहुत छोटे सूबे हैं। तो इनकी जो डेमोग्राफी है, क्या ये नहीं बदल रही इन सूबों की? ये भी एक एक सवाल है। तो ये जो एसआईआर है, एसआईआर किया तो जाना चाहिए था पंजाब में, हरियाणा में, ताकि यहाँ से जो माइग्रेंट्स की जो वोटें बनी हुई हैं, जो प्रवासियों की जो वोटें बनी हुई, वो कम से कम काट के उनको कहा जाए कि भाई आप अपने कम से कम अपने सूबों में जाके वापस वोट करिए। वो तो हुआ नहीं। तो खैर उनकी वोटें काट दी गई हैं उत्तर प्रदेश से, यानी कि उनको एक हिसाब से डी फैक्टो पंजाब, हरियाणा या फिर दिल्ली का वोटर बना दिया गया है कि हाँ भाई आप वहाँ पे सेटल हो गए हो, आप वहीं पे रहो। आपका उत्तर प्रदेश से कनेक्शन ही काट दे रहे हैं। तो ये बड़ा जी, खतरनाक है छोटे सूबों के लिहाज से। मैं जब से ये एसआईआर चालू हुआ है तब से मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने जब हरियाणा का चुनाव घूम के देखा था, 90 सीटों में से जब मैंने उस टाइम पे ही मैंने इसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया था कि 90 में से 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, 1/3 ऑफ द हरियाणा, जहाँ पर माइग्रेंट्स की वोटें जो हैं, वो डोमिनेट कर रही हैं। और उसमें जो वहाँ के हरियाणा के जो लोकल मुद्दे हैं, वो नहीं आ पा रहे हैं। अब जो मेरे अब हमारे दर्शक हैं, वो सुन रहे होंगे, वो ये बात बोलेंगे कि ये तो जो माइग्रेशन है, इस इश्यू जी, को कैसे देखें? माइग्रेशन तो आदमी करता ही है, नई संभावनाओं की तलाश में, नए भविष्य की तलाश में आदमी धरती पर एक जगह से दूसरी जगह जाता भी है। थोड़ा जो क्लोज़्ड बॉर्डर होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल माइग्रेशन होती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है। जो ओपन बॉर्डर्स होते हैं, जहाँ पे मतलब किसी किस्म के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि इंटर स्टेट माइग्रेशन आप समझिए, जैसे जी, इंडिया में। तो उसके लिए तो कोई डॉक्यूमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, और जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इस बात की आपको पूरा प्रावधान देता है कि आप कहीं पे भी जाके काम-धाम कर सकते हैं। तो लोग, लेकिन इसमें समस्या कुछ चीज़ों की है। इसमें समस्या ये है कि जैसे जो प्रोटेक्टेड मतलब बहुत सारे इलाके तो हालाँकि इंडिया में प्रोटेक्टेड भी हैं। जैसे हम सबको पता है कि आदिवासी इलाके, वहाँ पर आप जाके ज़मीनें नहीं खरीद सकते। हिमालयाज़ के पहाड़ जैसे हिमाचल और उत्तराखंड, वहाँ पर भी ज़मीनें नहीं खरीद सकते लोग, आम लोग। जी, तो वो प्रोटेक्टेड इसलिए किए गए क्योंकि एक डर था कि वहाँ की डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, वहाँ पर भीड़ ना बढ़ जाए, और हिमालयाज़ को खतरा हो सकता है, जंगलों को खतरा हो सकता है, आदिवासी इलाकों को, आदिवासियों को खतरा हो सकता है। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि कुछ सूबे भी सेंसिटिव हैं। आप पंजाब को या हरियाणा को या दिल्ली को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि हाँ, ठीक है, यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर भी तो एक कल्चर है जो हज़ारों साल में डेवलप हुआ है, बोली है, भाषा है, वहाँ के चीज़ें हैं, और पॉलिटिकल चीज़ें भी बहुत सारी हैं। फेडरलिज़्म का भी इसमें क्वेश्चन जुड़ता है साथ के साथ। तो और एक मतलब फ़ॉर्मिंग एन आइडेंटिटी जिसकी हम बात करें, तो एक आइडेंटिटी बनने में कई हज़ार साल लगते हैं, 2000, 3000, 4000 साल लगते हैं। तो उसको ऐसे ही कोई 10 साल में, 15 साल में उसको एकदम से बदल दे, और वो फिर मेरे को लगता है कि ठीक नहीं होता। कोई जी, प्रोविज़न्स जैसे उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर आदिवासी इलाकों के लिए जो प्रोविज़न्स हैं, इवन मैं देख रहा था कि बहुत सारी गोवा की जगह हो गई, या फिर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे इस किस्म के प्रोविज़न्स हैं कि ज़मीनें आप जाके डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, और आपका डोमिसाइल भी ऐसे नहीं है कि आपको 5 दिन में ही मिल जाए। तो ये जी, बिल्कुल। पंजाब और हरियाणा के जो स्टेट हैं, दोनों स्टेट हैं, इनकी सरकारों को भी इसके ऊपर कोई कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। कम से कम आप डोमिसाइल की जो मिलने का डोमिसाइल होता है, बेसिकली नागरिकता प्रमाण पत्र सूबे का, कि आप जी, पंजाब जी, के परमानेंट वासी हैं, उस वो इस बात का प्रमाण होता है, या हरियाणा के आप परमानेंट वासी हैं। तो वो कम से कम मेरे को लगता है कि जो आदमी 15 साल तक रहे सूबे में, उसको मिलना चाहिए। तो वो ऐसे, अब तो ऐसे हो रखा है कि आप 10 दिन रुके हैं और 11वें दिन आप जाके अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो उससे बड़ा नुकसान इन दोनों सूबों को, या फिर और ऐसे दिल्ली को, या और भी ऐसे इलाके हैं भारत में जिन इलाकों को हो रहा है। जी, बिल्कुल। उधर एक कांग्रेस ने वीडियो एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट की है, ट्रंप और मोदी की, उसमें क्या ख़ास है? वैसे तो जो पॉलिटिकल स्फीयर में एआई वीडियो बनाकर पोस्ट करने का जो चलन चला था, वो पंजाब से चला था। अकाली दल और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे की एआई जनरेटेड वीडियो डालते थे, और अब ये जो ट्रेंड है पंजाब से, ये नेशनल पॉलिटिक्स में भी चला गया। आज कांग्रेस ने अपने हैंडल से एक वीडियो डाला है जिसमें दिख रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं,
वो नरेंद्र मोदी को कुछ कहते हुए दिख रहे हैं और इस पे कैप्शन में लिखा हुआ है, मोदी के डर का खामियाजा देश भुगत रहा है। और उसमें एआई से जो बनाई हुई वीडियो, उसमें ट्रंप की से बात होती हुई दिख रही है। ट्रंप का फोन आता है मोदी को और उसके बाद वो फोन उठाते हैं और ट्रंप कहते हैं कि मोदी मैं तुमसे नाराज हूँ। मोदी कहते हैं कि आप नाराज क्यों हो, जैसा आपने बोला मैंने वैसे ही किया, सीज फायर कराया, रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। तो उसके ट्रम्प कहता, तुम जानते हो मुझे खर्च करना तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। तो मोदी उसमें कहते हुए दिखते हैं, नहीं मालिक, जैसा जैसा बोलेंगे मैं वैसा वैसा करूंगा, जनता पर बोझ लाद दूंगा, बस आप मुझे खुश हो जाइए, कुछ नहीं चाहिए। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो है वैसे तो। और ये पूरा इंडिया की पॉलिटिक्स में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, वो बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का इस किस्म का ट्रोल या मेम कह लें या फिर अपन कह लें कि उपहास उसके बाद उड़ा रहे हैं, जब से जो अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की वो ऑडियो जो इंटरव्यू था उनके जो सेनेटर थे उनके साथ जो आया, उसके बाद ये सारा इंडिया में देखने को मिल रहा है। इंडिया में आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जब से जब जब भी ट्रंप को मौका मिलता है तब तब ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। तो उस बात को इंडिया में पॉलिटिकल इशू बनाया जाता है और पंजाब से चला हुआ ट्रेंड एआई वीडियो पोस्ट करने वाला पॉलिटिकल स्फेयर्स में, वो अब नेशनल पॉलिटिक्स में भी एंटर कर चुका है। जी, इससे आगे बढ़े तो उधर चांदी अपने हाईएस्ट ऑल टाइम हाईएस्ट रेट पर है। इससे इससे मार्केट पर क्या क्या असर पड़ेंगे? देखिए, ये ट्रेडिशनल एसेट्स में इनकी गिनती होती है, जैसे चांदी, सोना या ज़मीन खरीदना। इनमें अब हमारी कई बार बात हुई है गुरप्रीत की, लगातार सोने की कीमतें बढ़ रही हैं। ज़मीनें हैं वो भी लगातार महँगी होती जा रही हैं। लोग सोना, चांदी और ज़मीनें खरीद रहे हैं। मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इसके बारे में भी हमारी कई बार बात हो चुकी है। 2024 सितंबर 2024 से लेकर, और अगर हम मार्च 2025 तक का डेटा देखें तो इन 5 महीनों के अंदर, 6 महीनों के अंदर ही हम पाएँगे कि तकरीबन तकरीबन एक बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से इंडियन मार्केट से उन्होंने निकाला है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट को एग्ज़िट करके निकले हैं। तो वो एक दिखता है और हम कई सारे तूफ़ान शेयर मार्केट में पिछले 1 साल में देख चुके हैं और उसमें जो हलचलें हुई हैं, उसमें कितने लोग मारे गए हैं, वो हम सबको पता ही है, कितने लोगों का नुकसान हुआ है। तो उसके बाद जो इंडिया की मिडल क्लास कह लो या फिर जिसके पास पास 4 पैसे हैं, वैसे इंडिया की जो इकोनॉमिक रिकवरी है, वो के शेप की है। के शेप से मतलब होता है कि जो के का ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो दर्शाता है कि जो अमीर हैं, वो और अमीर हो रहे हैं, और के का नीचे वाला हिस्सा है, वो दर्शाता है कि गरीब और गरीब हो रहे हैं। तो के शेप रिकवरी है और उसमें जो भारत के जो धनाढ्य हैं और मिडिल क्लास है, वो अब मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से बच रहा है, वो ट्रेडिशनल मीन्स की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें सोना चांदी भी आते हैं और लैंड भी आती है। तो चांदी अपने ऑल टाइम हाई 2.5 लाख रुपए किलो के आसपास पहुंच गई, 2,45,000 आज का रेट दर्ज किया गया है। मतलब एक दिन के अंदर ही 8,000 रुपए की कीमत बढ़ गई। सोना आप देखेंगे, सोना भी ऑल टाइम हाई चल रहा है, 1,37,000 रुपए प्रति तोला, यानी कि 10 ग्राम रेट चल रहा है। जी, काफ़ी मतलब उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं सोना-चांदी में। चढ़ाव ही देखने को मिल रहे हैं, उतरा तो 2025 में जो सोना है वो 75% महँगा हुआ है और जी, चांदी जो है वो 167%, यानी कि 167% जो है वो उसमें तेज़ी देखी गई है, महँगी आई है। गोल्ड में तेज़ी के 3 प्रमुख कारण लोग मान रहे हैं। इसमें एक तो जो अमेरिका में जो ब्याज दर घटाने से डॉलर कमज़ोर हुआ है उससे, और सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई है, जी, उसके कारण ये हुआ है। और जियोपॉलिटिकल भी है, रूस यूक्रेन जंग चल रही है, दुनिया में तनाव है और निवेशक जो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सोने को ज़्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। रिज़र्व बैंक भी है जिसमें जो अलग-अलग देशों के रिज़र्व बैंक हैं, वो भी अपने रिज़र्व्स में सोने को भर रहे हैं। जैसे चीन है, चाइना ने 900 टन सोने की खरीदारी की है, जो काफ़ी होता है। जो चाँदी है, चाँदी के तो 3 कारण बताए जाते हैं इसमें। एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड का बताया जाता है कि सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी मात्रा में चाँदी की इस्तेमाल होती है। तो एक इम्पोर्टेंट कच्चा माल भी बन गया है, मतलब आप इसको ज्वेलरी ही ना माने चाँदी को। और दूसरा जो मतलब
जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं, चाँदी का भारी स्टॉक जमा इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि ग्लोबल सप्लाई में कमी के कारण ये कीमतें ऊपर बढ़ी हुई हैं और उसमें ट्रम्प के टैरिफ का बहुत बड़ा डर भी है। तो ये भी कारण मेन माने जा रहे हैं। जी। और इससे आगे बढ़े तो एक केंद्रीय मंत्री जो कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके विवाद में भी फंसे रहे, उनका निधन हो गया है आज। हाँ, आज सुरेश कलमाडी का निधन हो गया है। कांग्रेस सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे और उस उनके ऊपर जो उनको जो लोग जानते हैं कलमाडी को, वो बेसिकली सुरेश कलमाडी को जानते हैं, जो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के आरोप में उन्होंने जो जेल काटी थी। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस में ही मंत्री रहे वो। पहले एयरफोर्स के पायलट होते थे, उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और फिर जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के आरोपों में। हालाँकि उनको 81 साल की उम्र थी और उनका निधन हो चुका है और इसमें जो पुणे में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरेश कलमाडी के ऊपर हालाँकि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो घोटाले के थे वो जो आरोप थे वो साबित नहीं हो पाए, लेकिन वो तकरीबन 2 साल के तक वो अपन कहें कि जेल में रहे और 15 साल ये केस चला है। 2025 में आखिरी में उनको क्लीन चिट मिली है और 10 महीने वो तिहाड़ जेल में रहे और उसके अलावा भी कई 2-2 3-3 महीने कई बार जेल में रहे, तो तकरीबन 2 साल के आसपास बताते हैं कि उनके उनके जेल में बीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2010 में भारत ने करवाए थे, होस्ट किए थे और उसमें काफ़ी जो विवाद है वो देखने को मिले थे। जी। उधर जेएनयू में आज नारे लगे हैं मोदी और शाह के खिलाफ, और ये जो उमर और शर्जील के साथ हुआ है उनकी जो जमानत को लेकर, उसके बाद ये जो अभी लहर एक उठ रही है, बात होनी दोबारा से शुरू हुई है, इसको कैसे देखा जाए? देखिए आज जेएनयू में जो नारे लगे हैं नौजवानों ने, वो नारे लगे हैं कि मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, हाँ? तो वो नारे इसलिए लगे हैं क्योंकि उमर खालिद और हम सबको पता है कि जो वो शर्जील इमाम है, उनकी ज़मानत नहीं हुई और उसको लेकर कई सारे बातें कल भी हमने बात की थी कि कैसे जो बाबा वगैरह हैं, जो रेप के दोषी बाबा हैं, वो बाहर घूम रहे हैं जेलों से और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो किसी आंदोलन के कारण गिरफ्तार किए गए, उनको 6-6 साल हो गए हैं। तो वो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी मामला है कि अपोज़िशन जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, उनकी जो राइट्स हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, उनको जेलों में रखा जा रहा है और मतलब जैसे अब जो ये अगर हम इसकी भी बात करें तो इस मामले में बीजेपी ने इसको इश्यू बना लिया है कि नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात जेएनयू वाले छात्र कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं करेंगे? वैसे भी जो आंदोलन होता है उसमें मुर्दाबाद का जो मतलब होता है, मुर्दाबाद का तो मतलब यही होता है कि मारना ही होता है एक एक हिसाब से, उसका वो कौन-सा मतलब होता है? तो ख़ैर इसमें तो यही है, बीजेपी वाले बेशक से इश्यू बनाता रहे, तो किसान आंदोलन में भी खूब चलता था, मज़दूर आंदोलनों में खूब चलता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। हम तो खूब इस जी। नारे को सुनते रहे हैं। तो ख़ैर उनके खिलाफ बीजेपी वाले इस बात को इश्यू बना रहे हैं, लेकिन इसका कोई मतलब बनता नहीं है, बनाते रहें। अब छात्र कम से कम विरोध तो करेंगे ही, उनके बीच के जो स्टूडेंट लीडर थे, उनको 6 साल से जेल में डाला हुआ है, 5 साल 3 महीने हो गए हैं, वो जेल में हैं, तो उनके अपने दोस्तों के हिमायत में तो ये नारे लगेंगे लगाएँगे ही। जी, बिल्कुल। उधर सीजेआई ने जो कार्स को लेकर बात की है, क्योंकि एक वकील बोल रहे थे कि कारों पर रोक लगनी चाहिए अगर प्रदूषण को रोकना है। तो सीजेआई इस पे क्या बोल रहे हैं? देखिए एक पिटीशन दायर की गई थी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, उसमें वकील ने कहा कि जो कारों से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो इनके ऊपर दिल्ली में कम से कम आप रोक लगाइए। तो उसके ऊपर बड़ा अजीबो-गरीब कह सकते हैं कि बात कही है सीजेआई ने। सीजेआई ने कहा है कि कार स्टेटस सिंबल है, इन्हें रोका नहीं जा सकता। लोग पैसे बचाकर कार खरीदते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब आप जो खेती-बाड़ी तक को रोकने की बात कर रहे हैं, वो तो कारों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। जो आप नाम लेते हैं, हरियाणा, पंजाब के किसान धान उगाते हैं, इसलिए प्रदूषण दिल्ली में बढ़ जाता है ना? तो और पराली जी। जलाते हैं, इसलिए प्रदूषण बढ़ जाता है। आप उनके ऊपर तो दोष मत देते हैं और मतलब गाड़ियाँ कम से कम आप ये तो कोई पॉलिसी लेके आ सकते हैं ना कि क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है कि भई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारा जाए और ईवीज़ को प्रेफ़रेंस दी जाए, डीज़ल और पेट्रोल के मुकाबले।
या फिर जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं, उनको प्रेफ़रेंस दी जाए। ऐसी कोई पॉलिसी के ऊपर तो बात कर सकते हैं ना, सीधा आप खारिज कर दे रहे हैं चीज़ों को, वो भी तो ठीक नहीं है। हम सबको पता है कि दिल्ली में कितना बड़ा कारण 40% के आसपास, इवन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो भी ये बात कबूल चुके हैं कि एनसीआर में जो पॉल्यूशन है, उसमें 40% जो कंट्रीब्यूशन है, वो वहाँ की गाड़ियों का है। तो इसके ऊपर जी। ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब एक्यूआई 500 से पार रह रहा है कि आप उस बात को के ऊपर गौर ही नहीं करेंगे। गौर तो आपको करना ही चाहिए। आपको कु आप ये कह सकते थे कि हाँ, कोई ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई बेहतर पॉलिसी एनसीआर में लागू होनी चाहिए, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मेट्रो को बढ़ाया जाए, अल्टरनेट रूट्स खोजे जाएँ और इसके अलावा ईवीज़ को बढ़ावा दिया जाए और हाइब्रिड कार्स को बढ़ावा दिया जाए, ऐसा कुछ बोल सकते थे। आप सीधा ही उसको कुछ और ही बना दिया, उसको सोशोलॉजिया क्वेश्चन बना दिया, वो भी ठीक नहीं है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बढ़ें तो उधर देश में इस समय मौसम का क्या हाल है? कहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है और कहाँ पर कुछ आराम है? देखिए सर्दी पड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। जैसे मतलब हमारे तो चिंता है जो पंजाब, हरियाणा के लोग हैं या फिर राजस्थान के भी लोग कह लीजिए आप, उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, वो तो लगातार यही बात कर रहे थे, यार हिमालय में बर्फ़ कब पड़ेगी ताकि जो प्लेन्स हैं उनमें भी कोहरा थोड़ा हो। क्योंकि गेहूँ की फसल को हम सबको पता है कि उसको एक सर्दी तो चाहिए होती है, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। उसको कम से कम 1.5 महीने की सर्दी, बहुत बढ़िया वाली सर्दी जिसको हम कहें, वो चाहिए होती है। तो ख़ैर अब हिमालय में बर्फ़ पड़ रही है, तो उसका असर मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर जगह जो टेम्परेचर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। हिमाचल और कश्मीर में तो साल की सबसे ठंडी रात रही है। -10 डिग्री जो है वो टेम्परेचर रहा है। तो और केदारनाथ में -23 डिग्री टेम्परेचर था। तो अब तो वैसे स्कूलों की भी छुट्टियाँ कर दी गई हैं, कोर्ट्स भी बंद हो गए हैं और लगभग हम कह सकते हैं कि सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है कि लोग घरों में रहना पसंद कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा ने तो कल सूरज देखा था तकरीबन 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते जी। बाद पंजाब, हरियाणा में सूरज निकला था कल। तो काफ़ी हम कह सकते हैं कि ठंड इस समय पड़ रही है। कोहरा भी बहुत घना पड़ रहा है और वो ज़रूरी भी है। मतलब इस किस्म का जो टेम्परेचर है वो हिमालय के जो प्लेन्स हैं, जो मैदान हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये हुँ। मतलब एक इसमें बस डर यही रहेगा गुरप्रीत, कि फरवरी के आखिरी हफ्तों में एकदम से टेम्परेचर गर्म कर जाता है। उसकी वज़ह से होता ये है कि उस समय गेहूँ की फसल पक रही होती है। अगर जी। टेम्परेचर फरवरी के आखिरी हफ्तों में एकदम से बढ़ जाएगा, तो दाना जो होता है, कणक मतलब जो गेहूँ की जो बाली होती है, जो कणक होती है, उसमें जो दाना होता है, वो उस वज़न उतना गेन नहीं कर पाता। उसके कारण जो गेहूँ की प्रोडक्शन है, उसके ऊपर असर पड़ता है और तकरीबन जैसे ये माना जाता है कि 1 एकड़ में पंजाब में, हरियाणा में या यूपी में, एमपी में तकरीबन 1 एकड़ में 60 मण से लेकर 70 मण, मण होता है, 1 मण में होता है 40 किलो। तो इतना जी। जो गेहूँ है वो निकलता होता है। लेकिन अगर एकदम से फरवरी के आखिरी हफ्तों में गर्मी बढ़ जाती है, तो वो जो है वो मण का जो हिसाब है, वो 10 मण से भी कम, मतलब 10 मण कम हो जाता है। यानी कि अगर किसी खेत में 60 मण गेहूँ हो रहा होता है, तो वो 50 मण पे आ जाता है। तो वो प्रोडक्शन 15% से लेकर 20% तक गिर जाती है। तो वो एक डर हमेशा जो किसानों को है, वो बना रहता है। तो अब की बार उम्मीद ये है कि जैसे अब ठंड पड़ रही है, तो फरवरी का महीना भी कम से कम पूरा ठंड में जाए और मार्च के जो दूसरा सप्ताह है, उसके बाद थोड़ी गर्मी पड़नी शुरू हो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मौसम के लिहाज से। जी, अगर तेज़ी से आखिरी खबर पर आप थोड़ी रोशनी डाल दें कि अमित शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी को तलब किया गया है। हाँ जी, ये लगातार चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ वकील हैं हिंदुत्व पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, वो लगातार राहुल गांधी को लेकर वहाँ पर मुकदमे दायर करते रहते हैं और अब जो ये मुकदमा है, ये भी इसी किस्म का है। उन्होंने एक भाषण दिया था राहुल गांधी ने, उसमें अमित शाह को गुजरात में जो 2002 के दंगे थे, उनको लेकर उन्होंने भाषण दिया था और उसके खिलाफ कोर्ट में चले गए और अब कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए हैं। तो देखना होगा कि जो 19 जनवरी को इस मामले में पेशी है राहुल गांधी की, तो देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो ये हैं
विजय मिश्रा हो गए, संतोष पांडे हो गए, रामचंद्र दुबे हो गए, ये लगातार राहुल गांधी के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहते हैं। कभी लखनऊ में केस दायर कर देते हैं, कभी सुल्तानपुर में, कभी इलाहाबाद में। तो अब देखते हैं जी, कि होता क्या है। उन्होंने मतलब अमित शाह को लेकर ये बात कही थी। तो अमित शाह तो अब अपोजिशन, मतलब 2002 में गुजरात में जो मुसलमानों के साथ हुआ था, अब उसकी बात तो होगी ना, उसको तो राजनीति में बोला जाएगा। अमेरिका ने तो नरेंद्र मोदी को उस घटना के बाद बैन कर दिया था, वीज़ा तक भी नहीं दिया था। जी, तो बिल्कुल। मतलब इतना खतरनाक मामला था। तो उसकी अगर भारत की राजनीति में चर्चा होगी तो जिम्मेदारी तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तय होगी, क्योंकि वो दोनों ही उस समय पे सूबे को लीड कर रहे थे। अमित शाह गृह मंत्री थे और वो वहां पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। तो जी, उसमें मतलब अपोजिशन वाले उनको क्या कहें कि आपने बहुत अच्छा काम किया था वहां पे, ये तो ऐसा तो कहेंगे नहीं। तो वो आरोप लगाएंगे तो मतलब यही तो एक ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बहुत बारीक लाइन का मामला होता है, ठीक है? जी। तो चक्कर ये है, देखते हैं कि क्या बनता है, क्या इस मामले में। मैं तो 19 जनवरी को जो सुल्तानपुर कोर्ट में होगा उसके ऊपर मेरी तो निगाहें रहेंगी कि वो, क्योंकि आजकल वैसे जजों को भी ट्रैक करने वाले हैं, भारत की अदालतों के ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो भारत की अदालतें हैं वो भी प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस हो गई हैं। तो ये तो आने वाले मतलब जो 19 जनवरी उसको पता लगेगा कि क्या जज है वहाँ के, क्या इसके ऊपर फैसला सुनाते हैं। जी, सो देखते हैं क्या बनेगा उस समय। सो इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहीं समाप्त होता है। आप जुड़े, जानकारियाँ साझा की। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुरप्रीत।